कहानी की शुरुआत में हम लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं, जहां रात को एक ट्रक रोड पर जा रहा होता है। ये कोई आम ट्रक नहीं, बल्कि ये वो ट्रक है जिसमें करोड़ों पैसे लोड करके बैंक तक पहुंचाए जाते हैं। इस ट्रक में आगे 2 गार्ड्स और पीछे भी 2 गार्ड्स बैठे होते हैं। और तभी अचानक यह ट्रक एक डोनट शॉप के बाहर रुकता है। दरअसल गार्ड्स को भूख लगी हुई थी, इसलिए 2 गार्ड्स गाड़ी से उतरकर खाना खरीदने के लिए शॉप के अंदर चले जाते हैं, जबकि 2 गार्ड्स गाड़ी की सेफ्टी के लिए अंदर बैठे रहते हैं। और तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की कार आती है, जिसमें से 4 लोग उतरते हैं और उन चारों ने अपने अपने चेहरे को मास्क से ढक दिया होता है। अब जैसे ही 2 गार्ड खाना लेकर बाहर आते हैं, तब मास्क पहने हुए लोग गार्ड्स पर बंदूक तान देते हैं। यहाँ ट्रक में बैठा हुआ एक गार्ड उन लोगों को देख लेता है और वो गार्ड जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर लेता है। तभी ट्रक में बैठे हुए गार्ड के पास एक मास्क पहना हुआ चोर आता है और वो चोर गार्ड को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। लेकिन जब वो गार्ड बाहर निकलने से इनकार कर देता है, तब वो चोर ट्रक के शीशे में एक होल करके उसमें रस्सी फंसाकर एक गाड़ी से पूरे शीशे को बाहर खींच लेता है। अब वो गार्ड भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर उस गार्ड को मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर जल्दी ही वहां पुलिस आ पहुंचती है। अब यहाँ चोर और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। काफी देर तक गोलीबारी होने के बाद ये लोग सभी पुलिस वालों को मार डालते हैं। और यहाँ इनकी शूटिंग स्किल्स को देखते हुए हमें पता चलता है कि यह कोई आम चोर नहीं, बल्कि यह सभी पहले यूएस मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं। अब यहाँ इन चोरों का एक दूसरा साथी इन्हें कॉल करके बताता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ और भी पुलिस आ रही है। यह खबर सुनते ही यह लोग जल्दी से ट्रक को चुरा कर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले यह लोग यहाँ एक बम फिट कर देते हैं और उसे ब्लास्ट करवा देते हैं, ताकि पुलिस के आने के बाद उन्हें हमारे खिलाफ कोई सबूत न मिले। और कुछ ही देर बाद यह लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। यहाँ टीम का लीडर रॉय सभी पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि इनका प्लान था कि यह लोग बिना किसी को मारे चुपचाप ट्रक को चुरा लेंगे। लेकिन अब इन लोगों ने कुछ पुलिस वालों को मार दिया था, इसलिए अब पुलिस चारों तरफ इन्हें ढूंढ रही होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने जो ट्रक चुराई थी वह पूरी तरह से खाली थी, उसमें एक भी पैसा नहीं था। और यह बात इन लोगों को पहले से पता थी, क्योंकि यह लोग इस ट्रक से आगे एक बहुत ही बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। यहाँ इनकी टीम का एक साथी जिसका नाम टोनी है, वो अपने लीडर रॉय से कहता है कि हमें एक आदमी को उस जगह पर भेजना चाहिए जहाँ पर हमने अभी ट्रक चुराया है, ताकि हमें पता चल सके कि पुलिस हमें ढूंढने के लिए क्या करने वाली है। रॉय को टोनी की बात ठीक लगती है, इसलिए रॉय अपने एक साथी बॉस्को को उस जगह पर भेज देता है। टीम का लीडर रॉय टोनी की बात को काफी सीरियसली लेता है, क्योंकि टोनी एक बहुत ही चालाक और समझदार इंसान है, साथ ही वो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव निक को देखते हैं। निक एक दबंग पुलिस वाला है, जिसकी चोरों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और स्पेशली वो चोरों के पीछे हाथ धोकर पड़ता है। साथ ही निक बहुत ज्यादा अय्याश और टर्की है, जो हर वक्त लड़कियों के साथ पड़ा रहता है। और आज भी वो अपने घर में खिड़की से होते हुए चुपके से घुसता है। घर के अंदर आते ही वो फ्रिज खोलकर कुछ खाने लगता है, तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन तभी निक कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसकी वाइफ बहुत ज्यादा भड़क जाती है। निक मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को भेजने के बजाय गलती से अपनी वाइफ को भेज देता है, जिसे पढ़कर उसकी वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली जाती है। निक अपनी वाइफ को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो निक की कोई बात नहीं सुनती। अब परेशान होकर निक अपने घर के सोफे पर आकर बैठ जाता है और तभी उसे कॉल आता है, जिसमें उसे रात को होने वाले चोरी के बारे में उसे बताया जाता है। जिसके बाद निक सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां पर रात को चोरों ने कुछ ऑफिसर्स को मार दिया था, और साथ में वो चोर एक ट्रक भी चुरा कर ले गए। यहाँ निक हर एक चीज को काफी बारीकी से नोट करता है। निक पूछता है कि उस ट्रक के अंदर क्या था, तब वहाँ एक ऑफिसर बताता है कि वो ट्रक पूरी तरह से खाली था। ये सुनकर निक सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक खाली ट्रक के लिए कोई इतना खून खराबा क्यों करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे निक को समझ आने लगता है कि यह चोर जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पर उन चोरों का कोई फिंगरप्रिंट मिला है। तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो चोर बहुत ही ज्यादा चालाक थे, उन्होंने जाने से पहले बम ब्लास्ट करके अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हैं। अब निक को जब इन चोरों को पकड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, तब वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये कहकर वो जाने लगता है। वहीं हम कुछ दूरी पर बॉस्को को देखते हैं, जिसे चोरों के टीम के लीडर रॉय ने टोनी के कहने पर यहाँ भेजा था, ताकि बॉस को पता लगा सके कि इस केस को कौन हैंडल करने वाला है। और बॉस को यहाँ चुपके से डिटेक्टिव निक और उसकी टीम की फोटो ले लेता है, और फिर वो फोटो सीधा अपने लीडर रॉय को भेज देता है। रॉय जब उन फोटोज को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस केस को डिटेक्टिव निक संभालने वाला है। जिसके बाद रॉय निक के बारे में रिसर्च करने लगता है, और रॉय को पता चलता है कि डिटेक्टिव निक एक बहुत ही सनकी इंसान है। सभी लोग उसे एक पुलिस वाला गुंडा कहकर बुलाते हैं। वो सरकार की भी बात नहीं सुनता और केस को अपनी मर्जी से सॉल्व करता है। साथ ही रॉय को पता चलता है कि डिटेक्टिव निक एक दफा जिस केस के पीछे पड़ जाए, उसे वो सॉल्व करके ही रहता है। ये सब देखकर रॉय समझ जाता है कि हमारा पाला एक बहुत ही खतरनाक आदमी से पड़ा है। वहीं हम निक
को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ केस को सॉल्व करने के काम पर लग गया होता है। निक अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चोरियां हुई हैं इन सब की डिटेल मुझे चाहिए। तब उनका एक साथी कहता है कि पिछले 3 महीनों में लॉस एंजलिस में कई बार चोरियां हुई हैं, लेकिन सभी चोरियां इतनी बारीकी से हुई हैं कि अभी तक किसी भी चोर का फिंगरप्रिंट या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये सुनकर निक समझ जाता है कि ये सभी चोर बहुत ही ज्यादा शातिर है, क्योंकि जितनी परफेक्ट प्लानिंग से वो चोरी कर रहे हैं और किसी सोल्जर की तरह पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये सभी चोर पहले आर्मी में रह चुके हैं। इसलिए निक अपने साथियों से कहता है कि उन सारे लोगों की लिस्ट निकालो जो पहले आर्मी में थे और फिर वो जेल में चले गए। अब निक की टीम को रिसर्च करते हुए रॉय नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कभी यूएस आर्मी में हुआ करता था, लेकिन फिर वो मर्डर के केस में जेल चला गया था और जेल में अपनी सजा काटने के बाद अब रॉय आजाद हो चुका है। ये सुनकर निक अपने साथी से पूछता है कि रॉय जेल से कब छूटा है। अब जब निक का साथी उस तारीख को निकालता है जिस तारीख को रॉय जेल से आजाद हुआ था, तो उस तारीख को देखने के बाद निक का साथी चौंक जाता है, क्योंकि जब से रॉय जेल से बाहर आया है तब से लॉस एंजलिस में चोरियां होने लगी हैं। इसीलिए अब निक को पूरा का पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब चोरियों के पीछे रॉय है और रॉय की पूरी एक टीम है। यहाँ इन्हें पता लगता है कि रॉय के टोनी नाम के एक आदमी के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात है और टोनी नाम का वो आदमी एक बार टेंडर है और रॉय अक्सर टोनी से मिलने बार में जाता है। ये पता चलते ही निक पहुंचता है सीधा उस बार में जहां पर टोनी नाम का आदमी बार टेंडर का काम करता है। यहाँ निक टोनी को देख लेता है और निक बार के अंदर टोनी के साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आता है। निक ऐसे जाहिर नहीं होने देता कि जैसे वो एक पुलिस डिटेक्टिव है, बल्कि निक टोनी के साथ यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। लेकिन जैसे ही टोनी की बार से छुट्टी होती है और वह अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, तभी वहाँ पर निक आकर टोनी को एक जोरदार पंच मारता है और टोनी को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब टोनी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। टोनी कुछ समझ नहीं पाता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, और जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ निक और उसकी टीम कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। अब निक जब टोनी को देखता है तो वो टोनी को एक चेयर पर बैठा देता है और उससे पूछता है कि तुमने किस मकसद से चोरी की है और तुम किसके लिए काम करते हो। ये सुनकर टोनी मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने गलत आदमी को उठा लिया है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं एक शरीफ बार में काम करने वाला आदमी हूँ। ये सुनकर निक उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें टोनी रॉय के साथ खड़ा हुआ था और निक टोनी से पूछता है कि इस फोटो में तुम इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो। ये देखकर टोनी समझ जाता है कि इन लोगों को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन टोनी फिर भी नहीं मानता और कहता है कि इस फोटो में मैं नहीं हूँ बल्कि वो कोई और आदमी है। तब निक का एक साथी टोनी से कहता है कि तुम अपनी मौत से सिर्फ एक कदम दूर बैठे हो और फिर भी झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम हमें सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन टोनी कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। यह देखकर निक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को बाहर भेज देता है, जिसके बाद निक टोनी को गले से दबोच कर उससे कहता है कि तू सोच रहा होगा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तुझे तब तक टॉर्चर करते रहेंगे जब तक तू सच बता नहीं देता। अब टोनी भी समझ जाता है कि यह लोग मेरे से सच निकलवाए बिना मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए टोनी पूरी बात बताने लगता है और कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे तो गन चलानी भी नहीं आती, मैं सिर्फ उन लोगों का ड्राइवर हूँ और चोरी के दौरान मैं गाड़ी चलाता हूँ। जिसके बाद निक पूछता है कि तुम इन लोगों के साथ पहली बार कैसे मिले। तब टोनी बताता है कि मैं जिस बार में काम करता हूँ वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन सबको पता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ, इसीलिए एक दिन मेरे साथ बार में काम करने वाले एक आदमी ने मुझे बॉस्को से मिलवाया और बॉस्को मुझे लेकर के गया रॉय के पास। बॉस्को ने रॉय को मेरे बारे में बताते हुए कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। शुरू में रॉय को मेरी ड्राइविंग पर कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन जब रॉय मेरे साथ टेस्टिंग के लिए कार में बैठा और उसने मेरी ड्राइविंग देखी तो वो मेरे ड्राइविंग स्किल से काफी इंप्रेस हुआ और मुझे अपनी टीम में शामिल कर दिया। जिसके बाद मैंने उनके साथ पहली बार एक बैंक को लूटा। बैंक लूटने के बाद मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिले और तब से ही ऐसा चल रहा है, मैं उनके साथ बैंक लूटता हूँ और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं गाड़ी लेकर बैंक के बाहर खड़ा होता हूँ और मैं गाड़ी चला करके उन्हें वापस लाता हूँ। तब निक पूछता है कि वो अगली चोरी कहाँ पे करने वाले हैं, जिस पर टोनी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ उनका एक ड्राइवर हूँ, वो लोग मुझे कुछ भी नहीं बताते। जिस दिन वो लोग चोरी करने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले वो मुझे बताते हैं कि हम चोरी कहाँ करने वाले हैं, और चोरी करने के बाद वो लोग मुझे मेरे हिस्से का पैसा देकर मुझे भगा देते हैं। ये सब सुनने के बाद निक टोनी से कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन आज से तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा और जो कुछ भी तुम्हें उनसे पता चलेगा तुम्हें हर एक बात हमें बतानी होगी, इसलिए मैं तुम्हें जेल में डालने के बजाय आजाद कर रहा हूँ। जिसके बाद टोनी वहाँ से जाने लगता है। अब निक के पास उन चोरों की पूरी डिटेल आ चुकी थी, लेकिन निक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है उन्हें पकड़ने के लिए। इसलिए अब ये लोग इंतजार करते हैं कि कब वो लोग अगली चोरी करेंगे और ये लोग रंगे हाथों उन्हें पकड़ लेंगे। अगले सीन में हम रॉय को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम को गाड़ी में बिठाकर लॉस एंजलिस के सबसे बड़े बैंक के बाहर ले आता है। जिसके बाद रॉय अपनी पूरी टीम
को इस बैंक के पास वाले बिल्डिंग में लेकर जाता है और कहता है कि यह बैंक लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा फेडरल बैंक है जिसे आज तक कोई भी नहीं लूट पाया, लेकिन हमारा अगला टारगेट यही बैंक है। रॉय कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज तक इस बैंक को किसी ने लूटने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस बैंक को 57 बार लूटने की कोशिश की गई है, मगर हर बार चोरों ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई आदमी बाहर से इस बैंक को 2 मिनट से ज्यादा घूरने लगे तो गार्ड आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ से चोरी करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके बाद रॉय अड्डे पर आकर अपने साथियों को प्लानिंग समझाने लगता है और बताता है कि इस बैंक में हर रोज 500 से 700 मिलियन डॉलर हर रोज कैश होता है। बैंक के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट होने की वजह से हर एक जगह पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है, और हमारे लिए सबसे बुरी बात यह है कि इस बैंक के पास हर एक नोट का सीरियल नंबर होता है और वह नंबर कंप्यूटर में दर्ज है। इसलिए अगर कोई इस बैंक से पैसा चुराकर उन पैसों को बाहर दुनिया के किसी भी कोने में खर्च करेगा तो बैंक वाले उस नोट के सीरियल नंबर से उस आदमी को ट्रैक करके 2 मिनट में पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके पास नोट का नंबर है। अब ये सब सुनने के बाद रॉय के साथी पूछने लगते हैं कि फिर हम आखिर चोरी करेंगे कैसे। तब रॉय बताता है कि ये लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा बैंक होने की वजह से लॉस एंजलिस में बाकी जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं उन सभी का पैसा इसी बैंक में आता है, और जब ये लोग मशीनों से उन पैसों को गिनने लगते हैं तब यहाँ इस बैंक की मशीनें फटे पुराने और खराब हुए नोटों को अलग कर देती हैं। इसके बाद उन सभी पुराने और खराब नोटों को कंप्यूटर में डालकर उनका सीरियल नंबर कंप्यूटर के डेटा से खत्म कर दिया जाता है और फिर उन नोटों को मशीन में डालकर बर्बाद करके कचरा बना दिया जाता है। इस तरह से बैंक के पास बर्बाद किए गए नोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, और ये लोग हर रोज 500 से 700 मिलियन में से 30 मिलियन डॉलर कचरा कर देते हैं, और हमें उन पुराने खराब हुए 30 मिलियन डॉलर के नोटों को कचरा होने से पहले चुराना है। इस तरह से हम अगर उन नोटों को दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल करें तो बैंक वाले हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनके पास उन पुराने नोटों का सीरियल नंबर नहीं होगा। तब इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे। तब रॉय अपने आगे की प्लानिंग समझाते हुए कहता है कि हमने बैंक का जो ट्रक चुराया है उसी से हम गार्ड्स के कपड़े पहनकर बैंक के पिछले वाले रास्ते से अंदर जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले रास्ते पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, वो लोग सिर्फ ड्राइवर को देखते हैं। लेकिन इस मिशन को अंजाम देने से पहले हमें एक आदमी को बैंक के अंदर भेजना होगा ताकि अंदर वह बैंक का अच्छी तरह से जायजा ले सके। और अगले ही दिन टोनी उस बैंक के पास वाले रेस्टोरेंट में कुरियर बॉय की जॉब पर लग जाता है। अब जैसे ही बैंक के अंदर से एक लेडी खाना पार्सल ऑर्डर करती है तब टोनी एक लेडी का खाना उठाने के बजाय 2 पार्सल उठाकर बैंक के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही टोनी को अच्छी तरह से चेक किया जाता है और फिर काउंटर पर टोनी को एंट्री कार्ड दिया जाता है, जिससे वह अब किसी भी टाइम बैंक के अंदर जा सकता था। इसके बाद टोनी उस लेडी को खाना दे देता है। लेडी को खाना पहुंचाने के बाद टोनी बाथरूम में जाकर उस दूसरे पार्सल को बाथरूम के सीलिंग के ऊपर छुपा देता है। लेकिन वह जैसे ही बैंक से बाहर निकलता है निक के टीम वाले उसे देख लेते हैं, क्योंकि निक के टीम ने पहले से टोनी पर नजर रखी हुई होती है। अब यहाँ निक के साथी जब निक को इस बात की खबर देते हैं कि टोनी लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक के अंदर गया था, तो ये खबर सुनकर निक परेशान हो जाता है और कहता है कि उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो लॉस एंजलिस के फेडरल बैंक को लूटे, क्योंकि उस बैंक को लूटना इम्पॉसिबल है और वो लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हो सकते कि फेडरल बैंक को लूटने की कोशिश करें। लेकिन निक को अब भी डर रहता है, क्योंकि वह ये बात जानता था कि वो लोग मुझसे भी बड़े पागल हैं और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी दिन रात को रॉय और उसके साथी रेस्टोरेंट में अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे। तभी वहां पर डिटेक्टिव निक आ जाता है। यहाँ टोनी भी निक को देख लेता है और टोनी निक को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि टोनी को डर था कि कहीं निक रॉय के सामने ये ना कह दे कि तुम मेरे साथ मिले हुए हो, और होता भी ऐसा ही है। निक सीधा टोनी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम लोग कुछ दिन पहले जिम में मिले थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर टोनी के टीम के सभी लोग टोनी को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। दरअसल निक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह इन सभी को आपस में लड़वाना चाहता था और ऐसा करने में वह कामयाब हो जाता है। अब खाना खाने के बाद रॉय टोनी को अपने अड्डे पर ले जाता है। रॉय टोनी पर काफी गुस्सा होता है और अपने साथियों से उसकी चेकिंग लेने को कहता है कि कहीं टोनी पुलिस वाला तो नहीं। इसके बाद रॉय उस पर बंदूक तान कर कहता है कि तुम उस पुलिस वाले को कैसे जानते हो और तुमने पुलिस को हमारे बारे में क्या बताया है। तब टोनी यहाँ सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था और मेरे पकड़े जाने से पहले वो तुम सब लोगों के बारे में जानता है। उसने बहुत कोशिश की मुझसे सच्चाई निकलवाने की, लेकिन मैंने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई, बल्कि मैंने खुद को तुम्हारा ड्राइवर बताकर उनसे खुद को आजाद कर लिया और उन लोगों को हमारी चोरी के प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इन बातों को सुनने के बाद रॉय टोनी से कहता है कि जाओ और उन लोगों से जाके कह दो कि हम फ्राइडे को चोरी करने वाले हैं और किसी भी कीमत पर हमारा फैसला नहीं बदलेगा। ये सुनकर टोनी कहता है कि ऐसा करना बेवकूफी होगी और हम लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन रॉय कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो और जो मैंने तुमसे कहा है जाकर निक से कह दो। अब टोनी ना चाहते हुए निक की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद निक के पास पहुंच जाता है। तब निक टोनी से उनके आगे की प्लानिंग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ टोनी पहले निक पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे मरवा ही दिया था। उन सबको मुझ पे शक हो गया था, इसलिए वो मुझे मारने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें चकमा देकर खुद को छुड़ा लिया। यहाँ टोनी निक से कहता है कि तुम्हारा पाला बहुत ही गलत लोगों से पड़ा है, वो लोग तुमसे भी ज्यादा डीठ है और वो आने वाले फ्राइडे को चोरी करने वाले हैं और उनका कहना है कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तब निक कहता है कि वो लोग कौन सी जगह पर चोरी करने वाले हैं, जिस पर टोनी कहता है कि मुझे पता
नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे कभी भी अपनी प्लानिंग के बारे में नहीं बताते। इसीलिए आने वाले फ्राइडे से एक दिन पहले ही मुझे पता चलेगा, तब मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर निक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कि वो लोग फ्राइडे को कहाँ पर चोरी करने वाले हैं। इसके बाद टोनी वहाँ से चला जाता है और निक अपने काम पर लग जाता है। निक ये जानना चाहता था कि वो लोग अगली चोरी कहाँ पर करने वाले हैं, और निक को पता चलता है कि रॉय एक कोठे पर चलने वाली वेश्या के साथ रिलेशन में है। ये पता चलते ही निक सीधा उस क्लब में आता है जहाँ उसके पास एक लड़की आकर नाचने लगती है, जिसके बाद निक उस लड़की को एक रूम में ले जाता है। निक उस लड़की का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़की का रॉय के साथ रिलेशन है। इसलिए निक उस लड़की के करीब जाने लगता है और वह लड़की उसे बता देती है कि ये लोग अगली चोरी पिको रिवेरा बैंक में करने वाले हैं। ये सुनकर निक काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब निक को उन चोरों के अगले टारगेट का पता चल चुका था। लेकिन जैसे ही निक रूम से बाहर निकलता है, तभी वहां पर रॉय आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉय ने ये सब कुछ जानबूझकर अपनी रखेल से निक को बताने को कहा था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था कि वह निक के पास जाए और उसे बैंक का नाम बताए। अब फाइनली वह दिन आ जाता है जिस दिन ये लोग चोरी करने वाले होते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग तैयारी करने लगते हैं और दूसरी तरफ निक और उसकी टीम भी तैयार हो जाती है। यहाँ पुलिस और चोर दोनों परेशान होते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स को पता था कि आज कुछ भी हो सकता है। और कुछ ही देर बाद चोरों की टीम पिको रिवेरा बैंक में घुस जाते हैं और देखते ही देखते सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। अब बैंक का पूरा कंट्रोल हाथ में लेने के बाद रॉय बैंक के मैनेजर को उठाता है और उससे पुलिस वालों को कॉल करने के लिए कहता है। जब मैनेजर पुलिस को कॉल मिला लेता है, तब रॉय मैनेजर को अपनी शर्तें बताने लगता है कि हमें $10 मिलियन और एक हेलीकॉप्टर चाहिए और बाहर हमें एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए। अगर पुलिस टाइम पर पैसे पहुंचा नहीं पाई तो हम एक एक करके यहाँ लोगों को मारते जाएंगे। वही निक अपने साथियों के साथ बैंक के बाहर खड़ा होता है और तभी वहाँ पर लोकल पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। निक उनसे बहस करने लगता है कि ये हमारा केस है, हम पिछले कई दिनों से इनको पकड़ने के काम पर लगे हुए हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ रॉय चुपके से जब खिड़की से देखता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ और भी पुलिस की कुछ गाड़ियां आ चुकी हैं। ये देखकर रॉय गुस्सा हो जाता है और वह अपने आदमी से कहता है कि एक लड़की को कमरे में ले जाकर मार दो। अब अपने लीडर की बात को मानते हुए वह आदमी ऐसा ही करता है और एक लड़की को कमरे में ले जाकर गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बाहर खड़े सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। तब बाहर से फौरन बैंक के मैनेजर के पास पुलिस का कॉल आता है। तब बैंक का मैनेजर पुलिस से कहता है कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए एक हेलीकॉप्टर और $10 मिलियन का इंतजाम करो, क्योंकि पहले ही टाइम पर पैसा न पहुंचने की वजह से ये लोग एक लड़की को मार चुके हैं और अब अगर तुम लोगों ने और देर की तो ये लोग हमें भी मार डालेंगे। तब पुलिस मैनेजर से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम जल्द ही एक हेलीकॉप्टर और पैसों का इंतजाम करने वाले हैं। तभी यहाँ हम चोरों के एक साथी को देखते हैं जिसका नाम मैक है। मैक एक हैकर है और उसने लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक के फोन लाइन को हैक कर लिया है। और मैक पिको रिवेरा बैंक में मौजूद अपने साथियों को कॉल करके बताता है कि तुम लोग जल्दी से ट्रक में पैसा लोड करो, क्योंकि अब टाइम पूरा हो चुका है कि पिको रिवेरा बैंक से ट्रक में पैसा जाएगा लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक में। जिसके बाद चोर मैनेजर को लेकर बैंक की तिजोरी के पास लेकर जाते हैं और उससे तिजोरी खुलवाते हैं। तिजोरी खुलने के बाद ये लोग तिजोरी से सारा पैसा निकालकर एक ट्रक में भर लेते हैं। अब सारा काम कंप्लीट होने के बाद ये लोग बैंक में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनकर बाहर पुलिस को लगता है कि उन लोगों ने तिजोरी को तोड़ दिया है, लेकिन निक को कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी और तभी निक की नजर वहाँ की सीवरेज लाइन पर पड़ती है, जिसे देखकर निक समझ जाता है कि ये तिजोरी नहीं बल्कि टनल के रास्ते को तोड़ने की आवाज थी। ये पता चलते ही निक बैंक के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि उन चोरों ने जितने भी लोगों को बंधी बना रखा था वो सभी सही सलामत है। और जब निक उस कमरे में जाता है जिस कमरे में उन चोरों ने एक लड़की को मारा था, तो वहां जाकर निक को पता चलता है कि उन लोगों ने किसी भी लड़की को नहीं मारा है, वो लड़की बिल्कुल ठीक है और जो गोली की आवाज आई थी वो सिर्फ एक ड्रामा था। और जब ये लोग तिजोरी के पास वाले रूम में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो चोर हमें बेवकूफ बनाकर सीवरेज लाइन से होकर चले गए हैं। वही हम रॉय और उसके एक साथी को देखते हैं जिन्होंने बैंक के गार्ड्स के कपड़े पहने होते हैं और ये लोग एक ट्रक को चला रहे होते हैं। ये वही ट्रक होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और अब इन्होंने इस ट्रक को पेंट करके इसका पूरा डिजाइन बदल दिया होता है ताकि ये बिल्कुल एक ओरिजिनल बैंक में पैसे ले जाने वाला ट्रक लगे। और अब उन्होंने जिस पिको रिवेरा बैंक में डाका डाला था उसकी तिजोरी से सारा का सारा पैसा लेकर उन्होंने ट्रक में भर दिया है और ये पैसा अब ये लोग लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक की तरफ ले जा रहे हैं। वही हम रॉय के हैकर साथी को देखते हैं जिसने लॉस एंजलिस के फेडरल बैंक का कॉन्टैक्ट लाइन हैक कर लिया होता है और यहाँ वो लॉस एंजलिस के फेडरल बैंक के गार्ड्स को कॉल करके कहता है कि हमारा ट्रक पैसा लेकर कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। और यहाँ हमें सारी सच्चाई का पता चलता है कि उन्होंने जो अभी एक छोटे बैंक पिको रिवेरा में से जो पैसे ट्रक में भरे थे वो पैसे ये लोग लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक के साथ पुराने नोटों में एक्सचेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो पैसे ट्रक में भरे हैं वो पैसे ये लोग चुराना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये पैसे इन्होंने अभी चुरा लिए तो इन नोटों का सीरियल नंबर फेडरल बैंक के साथ कंप्यूटर में दर्ज है, जिस वजह से ये लोग पकड़े जा सकते हैं। इसलिए अब यह लोग नए नोट जिनके सीरियल नंबर बैंक के पास है वह नए नोट यह लोग अंदर छोड़कर पुराने फटे हुए नोट चुराना चाहते हैं जिनके सीरियल नंबर का
रिकॉर्ड बैंक ने खत्म कर दिया होता है। और कुछ ही देर बाद यह लोग फेडरल बैंक के पिछले वाले रास्ते से पहुंच जाते हैं, जहां गेट पर एक गार्ड उन्हें रोक देता है और यह लोग उस गार्ड को अपनी एक फेक आईडी दिखाते हैं जो बिल्कुल असली लग रही थी। इसलिए गार्ड फेक आईडी को पहचान नहीं पाता। साथ ही उन्हें पहले से कॉल पर बता दिया गया था कि ट्रक कुछ ही देर में आने वाला है, इसलिए गार्ड को जरा सा शक भी नहीं होता कि इस ट्रक में गार्ड्स के बजाय चोर बैठे हैं। जिसके बाद गार्ड्स ट्रक को अंदर जाने देता है। अंदर आते ही ये लोग पैसों के 2 बड़े बड़े बॉक्सेस ट्रक से निकालते हैं। ये वही पैसे होते हैं जो उन्होंने अभी पीको रिवेरा बैंक के तिजोरी से लूटे थे और ये लोग इन पैसों के 2 बॉक्सेस को काउंटिंग वाली जगह पर ले जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने टोनी को एक पैसों के बॉक्स में अंदर छुपा कर रखा है और जब ये लोग काउंटिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं तब एक गार्ड आकर उनसे कहता है कि पैसों को काउंटिंग में टाइम लगेगा, इसलिए तुम लोग डिपार्ट के बाहर इंतजार करो। इसके बाद वो गार्ड उस पैसों के बॉक्स को जिसके अंदर टोनी छुपा हुआ था वो उसे काउंटिंग वाले डिपार्ट के अंदर ले आता है। यहाँ रॉय अपने साथी बॉस्को को कॉल करके कहता है कि टोनी काउंटिंग वाले डिपार्ट में पहुंच चुका है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ की बिजली काट दो। अब बॉस्को जो पहले से नीचे वाले फ्लोर में छुपके से घुस गया होता है वो वहां से पूरे बैंक की बिजली बंद कर देता है। बिजली खराब होने की वजह से बैंक के अंदर काउंटिंग का काम करने वाले सभी लोग डिपार्ट से बाहर आ जाते हैं और बिजली के ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। अब टोनी पूरे डिपार्ट में एक पैसों के बॉक्स के अंदर अकेला रह चुका था। इसके बाद टोनी एक स्ट्रोब लाइट ऑन कर देता है जिससे सभी कैमरे ब्लर हो जाते हैं। कैमरे ब्लर होने के बाद टोनी जल्दी से पैसों के बॉक्स से बाहर आता है और देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब टोनी जल्दी से वहां पर मौजूद उन फटे पुराने पैसों को बैग में भरने लगता है जिन्हें एक बार काउंट कर लिया गया है और दोबारा गार्ड इन पैसों को काउंट नहीं करेंगे। ये वो पैसे होते हैं जिन पैसों का सीरियल नंबर कंप्यूटर के डेटा से मिटाकर उन्हें कचरा किया जाने वाला था। अब टोनी जल्दी से कई सारे बैग्स को पैसों से भरकर वहां पर मौजूद कचरे के डब्बे में उन बैग्स को फेंकने लगता है। टोनी कचरे के डब्बे में पैसों से भरे बैग्स इसलिए फेंकता है क्योंकि कुछ देर बाद कचरे वाली गाड़ी आकर इन पैसों को कचरा समझकर बाहर फेंक देगी, तब जाकर यह लोग यही पैसों को उठा लेंगे। वहीं कंट्रोल रूम में गार्ड्स को शक होने लगता है कि अचानक सभी कैमरे खराब कैसे हो गए, इसलिए कुछ गार्ड्स काउंटिंग डिपार्ट की तरफ आने लगते हैं। यह देखकर रॉय टोनी को वायरलेस माइक के जरिए कहता है कि जल्दी से सभी पैसों को कचरे के बॉक्स में फेंक दो क्योंकि कुछ गार्ड्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर टोनी घबरा जाता है और वो और भी जल्दी से पैसों को बैग्स में भरकर कचरे के बॉक्स में फेंकने लगता है। अब ढेर सारा पैसा कचरे के बॉक्स में फेंकने के बाद टोनी समझ जाता है कि गार्ड्स यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे, इसलिए टोनी जल्दी से वेंटिलेशन की जाली खोल देता है और जैसे ही गार्ड्स वहां पर पहुंचते हैं तब तक टोनी वेंटिलेशन के रास्ते में घुस गया होता है। अब यहाँ गार्ड्स डिपार्ट के अंदर पैसों को गिनने लगते हैं और पैसे बिल्कुल बराबर होते हैं। जितने पैसे पीको रिवेरा बैंक से आने थे वो पूरे के पूरे पैसे वहीं पर मौजूद होते हैं और गार्ड्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ से पैसे चोरी हुए हैं क्योंकि टोनी ने उन पैसों को चुराया होता है जो पैसे उन्होंने पहले से गिन लिए होते हैं। अब पैसे पूरे होने के बाद वो गार्ड्स रॉय से कहते हैं कि पैसे पूरे हैं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर रॉय और उसका साथी जाने लगते हैं और जितने भी पैसों को टोनी ने कचरे में फेंका था अब वहां एक गार्ड आकर उस कचरे के बॉक्स को कचरे की गाड़ी में फेंकने के लिए ले जाने लगता है। वहीं बैंक के अंदर वो लेडी जिसने कुछ दिन पहले खाना ऑर्डर किया था वो फिर से बैंक के पास वाले रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है, लेकिन इस बार चोरों का साथी मैक कॉल उठाता है क्योंकि उसने रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट लाइन हैक कर लिया होता है और मैक उस लेडी से कहता है कि तुम्हारा खाना 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। अब यहाँ टोनी वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहाँ उसने कुछ दिन पहले वॉशरूम के सीलिंग के ऊपर एक पार्सल छुपा कर रखा था और टोनी उस रास्ते से नीचे आकर सीधा उस लेडी के पास जाता है और उन्हें उनका खाना दे देता है। इसके बाद टोनी बिना किसी रोक टोक के बैंक से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके पास कुरियर बॉय का कार्ड था जिससे गार्ड्स को टोनी पर शक नहीं होता और गार्ड्स टोनी को कुरियर बॉय समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी बैंक के गार्ड्स के पास कॉल आता है जिसमें खाना ऑर्डर करने वाली लेडी कहती है कि यह खाना कई दिन पुराना है इसलिए उस कुरियर बॉय को जाने मत दो। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि टोनी वहां से निकल चुका था। वहीं कचरे वाली गाड़ी उस कचरे के बॉक्स को गाड़ी में खाली कर देता है जिस बॉक्स में टोनी ने पैसे भरे थे और जैसे ही वो कचरे की गाड़ी जाने लगती है तब रॉय और उसका साथी अपने ट्रक में बैठकर उस कचरे की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी सिग्नल पर सेम इसी तरह का एक दूसरा कचरे का ट्रक आता है और इन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को इशारा करके अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। यहाँ रॉय कचरे की गाड़ी का नंबर प्लेट नोट नहीं कर पाता और एक गाड़ी का पीछा करने लगता है। वहीं पूरे शहर में निक की टीम चोरों को ढूंढ रही होती है और तभी उन्हें रास्ते में टोनी दिखाई देता है। टोनी को देखकर वो लोग फौरन उसे पकड़ लेते हैं और निक टोनी को बुरी तरह से पीटने लगता है क्योंकि निक समझ गया था कि टोनी हमें धोखा दे
दे रहा है। यहाँ टोनी निक को पूरी सच्चाई बता देता है और साथ ही टोनी निक को रॉय का लोकेशन भी दे देता है। वहीं दूसरी तरफ रॉय कचरे की गाड़ी को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बैंक की गाड़ियां कचरा खाली करती है। अब कचरे की गाड़ी खाली होने के बाद ये लोग कचरे में से वो बैग उठाने लगते हैं जो टोनी ने पैसों से भर दिए थे और रॉय उन सभी बैग्स को अपनी गाड़ी के डिग्गी में रख देता है। लेकिन रॉय चेक नहीं करता कि आखिर इन बैग्स में क्या भरा पड़ा है और तभी रॉय के पास अपने हैकर साथी मैक का कॉल आता है। मैक रॉय से कहता है कि टोनी को पुलिस ने पकड़ लिया है और टोनी ने पुलिस को तुम्हारा लोकेशन दे दिया है, इसलिए जिस जगह पर तुम हो वहां से निकलो क्योंकि जल्द ही वहां पर पुलिस आने वाली है। यह खबर सुनते ही रॉय अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद यह लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी पीछे से निक इन्हें देख लेता है। रॉय को देखकर निक और उसकी टीम तैयारी करने लगती है और निक टोनी को गाड़ी में हथकड़ी से बांध लेता है। यहाँ रॉय को भी पता चल जाता है कि निक ने हमें देख लिया है, इसलिए यह लोग भी तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते इनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें से एक गोली बॉस्को के गर्दन पर लगती है और बॉस को मारा जाता है। ये देखकर रॉय काफी गुस्सा हो जाता है और रॉय उस पुलिस वाले को मार डालता है जिसने बॉस्को को शूट किया था। फिर तभी यहाँ पुलिस रॉय के दूसरे साथी को भी मार डालती है। अब रॉय अकेला होने की वजह से पुलिस उस पर भारी पड़ रही थी, इसलिए रॉय वहाँ से भागने लगता है। तब निक भी उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब रॉय एक कंटेनर से कूद रहा होता है तभी पीछे से निक उसे शूट कर लेता है, जिससे रॉय बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब रॉय खुद को बचाते हुए एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और तभी यहाँ पर निक भी आ जाता है। निक रॉय को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रॉय सरेंडर करने के बजाय निक पर बंदूक तान देता है। तभी निक जवाबी कार्रवाई में रॉय को गोलियों से छलनी कर देता है और रॉय मारा जाता है। अब निक ने सभी चोरों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था, बस अब सिर्फ टोनी रह चुका था। और निक जैसे ही वापस अपनी गाड़ी के पास आता है तो वह देखता है कि टोनी खुद को छुड़ाकर भाग चुका है। ये देखकर निक को काफी गुस्सा आता है। अब निक जब रॉय की गाड़ी के डिग्गी में बैग्स चेक करता है तब उसे पता लगता है कि इन बैग्स में पैसे नहीं हैं बल्कि कचरा भरा गया है। इसीलिए निक समझ नहीं पाता है कि वो लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते थे कि उन्होंने कचरे के लिए अपनी जान दे दी। कुछ देर बाद यहाँ पर FBI की टीम आती है और FBI की टीम देखती है कि बैंक से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ है क्योंकि इन चोरों ने पैसों के बजाय कचरे को चोरी कर लिया था। इसलिए FBI इस केस को बंद कर देती है। लेकिन निक इस चोरी के बारे में कई दिनों तक सोचता रहता है और तभी उसकी नजर चोरों की टीम में से आखिरी बचे इंसान की फोटो पर पड़ती है और वह कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है। इसलिए निक उस बार में जाता है जहाँ पर टोनी काम किया करता था। निक को लगा कि शायद यहाँ मुझे कोई राज मिल जाए। अब यहाँ निक के पहुंचने पर बार का मालिक बताता है कि टोनी 2 दिन पहले काम छोड़कर यहाँ से जा चुका है। अब निक जैसे ही वापस आ रहा होता है तभी उसकी नजर सामने की एक फोटो पर पड़ती है जिसमें टोनी एक फुटबॉल टीम के साथ बैठा होता है। टोनी के साथ चोरों का हैकर साथी मैक भी होता है और हम उस आदमी को भी देखते हैं जो असली पैसों के ट्रक को लेकर जा रहा था, जिसके बारे में पुलिस को कोई आइडिया नहीं था। तभी निक देखता है कि यहाँ पर हर तरफ फेडरल बैंक के एम्प्लॉई हैं, इसीलिए वह बाहर निकलता है और बाहर आकर वह देखता है कि टोनी जिस बार में काम करता था उसके बगल में ही फेडरल बैंक है। और यहाँ निक को पूरी सच्चाई का पता चलता है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड टोनी था। बैंक के बगल के बार में काम करते हुए टोनी ने बैंक के एम्प्लॉई से नशे की हालत में हर एक जानकारी ले ली थी और उसने अपने साथ बैंक के कचरा ले जाने वाले ट्रक के ड्राइवर को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। इस चोरी की पूरी प्लानिंग टोनी ने बनाई थी। उसने सिर्फ मुझे बेवकूफ नहीं बनाया बल्कि उसने रॉय और उसकी टीम को भी बेवकूफ बनाया और उसने एक ऐसी रकम को चोरी किया जिसका बैंक के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और अब मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। मूवी के आखिर में हम टोनी को लंदन के एक बार में देखते हैं और अब भी वह एक बार टेंडर का जॉब करता है और इस बार उसका बार एक डायमंड एक्सचेंज कंपनी के बगल में है। तभी यहाँ टोनी के पास जब डायमंड एक्सचेंज कंपनी का एक एम्प्लॉई आता है तो टोनी उसे फ्री में एक ड्रिंक देता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि इस बार टोनी का अगला टारगेट डायमंड एक्सचेंज कंपनी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।